एक रोज अवनी भोर की धूप का आनंद लेती एक नदी के करीब लेटी थी। अपने इस नए घर को निहारती अवनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अच्छा लगने लगा था उसे यहाँ। आखिर इस नए इलाके में एक साथी भी तो मिल गया था अवनी को, जिसे लोग टी1 के नाम से जानते थे। अवनी अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री टी1 के साथ शेयर कर रही थी। अचानक अवनी को प्यास से लगी तो उसने अपना रुख पास की नदी की ओर किया। तभी अवनी के बिल्कुल पास से कोई नुकीली सी चीज निकली। आधे इंच से जान बची अवनी की। कुछ समझ नहीं आया उसे ये हुआ क्या। वहां टी1 भी मौजूद था। दोनों ने यहां वहां देखा मगर कुछ नहीं दिखा। अचानक हुए इस हमले से डर गई थी अवनी और अपने नेचर के अकॉर्डिंग गुस्से में दहाड़े मारने लगी थी। आखिर वो कौन था जो अवनी पर हमला कर रहा था और क्यों? अवनी सोच में पड़ गई थी। अब तक तो वो खुद को ही जंगल का सबसे बड़ा शिकारी समझ रही थी, तो ये कौन था? इतनी होशियार थी कि शिकार की हर कोशिश नाकामयाब रही। इतना ही नहीं, दरअसल इन हमलों ने उसे और चौकन्ना रहना सिखा दिया। मगर ये सवाल अभी भी अवनी को परेशान कर रहा था कि कौन थे ये लोग और अवनी पर हमला क्यों कर रहे थे। दरअसल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की नजरों में चूभ रही थी अवनी। वो भी क्या करते भला, उनकी क्या गलती है इसमें? गांव में अचानक हो रही मौत का कोई ठोस जवाब भी तो नहीं था उनके पास। तो उन्हें लगा अवनी को मोहरा बनाना सबसे सही होगा और इसी तरह गांव में हो रही एक मौत और बर्बाद होती फसल की वजह बन गई अवनी। ऐसे में ऊपर से ऑर्डर आया कि अवनी को ट्रंक्विलीजे किया जाए और उसे किसी दूसरी जगह भेज दिया जाए। बस फिर क्या था, यह खबर हर जगह फैल गई। दूर दराज से लोग अवनी को देखने आने लगे। उसकी एक झलक पाने को लोग बेताब हुए जा रहे थे, जैसे कि अवनी कोई सेलिब्रिटी हो गई। कई बड़ी बड़ी टीम यवतमाल के चक्कर काटने लगी। क्या दिन क्या रात, हर वक्त लोग अवनी की तलाश में निकलने लगे। कोशिश यही थी कि बस किसी भी तरह अवनी को नशीली दवाओं वाला इंजेक्शन लगा दे। मगर इस कोशिश ने अवनी को कितना परेशान किया, इसका लोगों को कोई अंदाजा तक नहीं था। बड़ी बड़ी टीम के साथ लोगों का जत्था अवनी को खोजने की कोशिश में निकला हुआ था। टीवी चैनल वाले, न्यूज़ वाले, लोकल तो छोड़ो, देश भर के मीडिया अपनी टीआरपी बटोरने के चक्कर में लोगों से उलझुल सवाल करते नजर आ रहे थे। सवाल कुछ ऐसे थे, आपके घर में कितने लोगों की मौत हुई? उनकी मौत पर कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या लगता है आपको अब कौन होगा खूंखार हत्यारन अवनी का अगला शिकार? कहीं आपके घर का ही कोई दूसरा सदस्य तो नहीं? ऐसा लग रहा था मानो देश भर में जो भी हो रहा था उसकी जिम्मेदार अवनी ही थी। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए अवनी को ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश में। इस मामले ने इतनी तुल भी इसलिए पकड़ी क्योंकि देश भर के लोगों तक अब खबर पहुंच चुकी थी। इतना दबाव बन चुका था कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। गांव वाले अपने इलाके में हो रही मौत रोकने के लिए तांत्रिक और बाबा मौलाना का सहारा भी लेने लग गए। पूर्णमासी की रात एक बार एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने एक लंबी लिस्ट गांव के उप प्रधान को पकड़ा दी। कहा ये सारी चीजें लेते आओ। फिर क्या था, गोवर्धन जी निकले अपने साइकिल पर। लिस्ट में पहला सामान था गोबर के ओपले। ये तो बड़ा ही आसान निकला, उनके घर पर ही तो पड़े थे ओपले के ढेर। अब अगला सामान था गधे की पूंछ। गधे तो बहुत थे गांव में, मगर उनके पीछे भागते भागते गोवर्धन जी के पसीने छूट गए। आखिरकार पकड़ में आई वो पूंछ। अब बारी थी किसी कुत्ते की 2 हड्डियां लाने की। वो तो गोवर्धन जी की किस्मत अच्छी थी कि पड़ोस के 4 घर छोड़ पिछले महीने एक कुत्ते की मौत हो गई थी और उसे घर के पीछे ही दफनाया था। अब क्या था, लगे गोवर्धन जी गड्ढा खोदने। आधे घंटे खुदाई के बाद आखिर उन्हें हड्डियां मिल ही गई। एक सफेद गुलाब और 2 गुड़िया, ये तो उनके घर पर ही मिल गई। मगर जो आखिरी सामान था उसे लाना गोवर्धन जी के लिए बड़ा दुखदाई था। सुअर का गोश्त। अब गोवर्धन जी ठहरे शुद्ध शाकाहारी। वो तो मांस को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते थे, मगर बाघिन का डर ऐसा कि उससे छुटकारा पाने को गोवर्धन जी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। किसी तरह नाक सिकोड़ते सुअर का मांस लेकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। इधर बाबा ने अपना कार्यक्रम शुरू किया। आधे घंटे तक बाबा आंखें बंद करके मंत्र जाप करते रहे।
फिर आंखें खोली और गोवर्धन जी के सर पर मोर पंख झाड़ू फेरते हुए बोले, उस बाघिन का अगला शिकार तू है। अब बेचारे गोवर्धन जी, जो पिछले 2 दिन से पूरे गांव से छुपकर इस तांत्रिक बाबा का सामान जुटाने में लगे थे, उनकी तो बत्ती ही गुल हो गई। हवाइयाँ उड़ गई उनकी बाबा की ये बात सुनकर। बाबा के हाथ पैर जोड़कर कहने लगे, कोई तो उपाय होगा बाबा, बचा लीजिए मुझे। अभी तो मुझे गांव का प्रधान बनना है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। बाबा प्यार से मुस्कुराया और बोले, अरे मूर्ख, तभी तो मैं यहाँ हूँ। मेरे होते हुए बाघिन तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। बस आज रात मुझे तेरे घर पर अकेले सिद्धि करनी पड़ेगी, फिर वो बाघिन कभी तुझे और तेरे परिवार को छू भी नहीं पाएगी। बस गोवर्धन जी अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चले गए। एक रात की तो बात थी, फिर बाघिन से हमेशा के लिए छुटकारा। ये सोचकर पूरा परिवार चैन से सो गया। और सुबह जब वो अपने घर लौटे तो तांत्रिक बाबा कहीं नजर ही नहीं आए। उन्हें लगा शायद यही कहीं होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। ये सोचकर उनकी बीवी ने चाय का पतीला चूल्हे पर रखा, मगर चाय पत्ती का डिब्बा तो खाली था, इधर चीनी का डिब्बा भी खाली था। अरे ये क्या, पूरा का पूरा राशन ही खाली हो चुका था। धीरे धीरे नजर घर की दूसरी चीजों पर गई। बक्से से सारे कपड़े गायब थे और कपड़ों के अंदर लाल पोटली में बंद गहने वो भी नहीं थे। गोवर्धन जी सिर पीटने लगे। ये बाघिन से छुटकारा मिलाने के चक्कर में हमने अपना सब कुछ लुटा दिया। ये किस्सा था ढोंगी तांत्रिक बाबा का। अंधविश्वास में लोग इतने डूब चुके थे कि असल मकसद से उनका कोई वास्ता ही नहीं रह गया था। अवनी को काबू में करके उसे किसी दूसरी महफूज जगह पहुंचाना था असल मकसद। मगर इस होड़ में तो मौका परस्त लोग अपना उल्लू सीधा करते नजर आए। ऐसे में क्या अवनी पर हो रहे हमले बंद हुए? मैं इस खूबसूरत टाइग्रेस को मारना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दबाव और बहुत सारे सार्वजनिक दबाव के बोझ तले मैं दब चुका हूँ। अवनी के मामले पर ऐसा कहा एक वानिकी अधिकारी KM अभर्ण ने। आखिर क्या वजह थी कि अवनी को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया था? पूछे जाने पर जवाब मिला कि उस पर मैन ईटर होने का शक था। एक शक के बिना पर शूट एट साइट का ऑर्डर? मगर शुरुआत में तो इसे पूरे ऑपरेशन का मकसद अवनी की हत्या करना नहीं, बल्कि उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ना था। फॉरेस्ट टीम ने अवनी को पकड़ने के लिए कई पैतरे अपनाए, बहुत से ट्रैप भी बिछाए, मगर अवनी सभी ट्रैप्स को भेदने में कामयाब रही। एक दिन टीम ने अवनी को फंसाने के लिए एक मेल टाइगर के यूरिन की मदद ली। कहते हैं कि बाघिन किसी बाघ के यूरिन की गंध पाकर उसे खोजती हुई चले आती है। हालांकि कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अवनी हाथ नहीं आई। अब इसे पकड़ने के लिए 200 लोगों की एक टीम बनाई गई। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इसलिए कैमरे, ड्रोन, खोजी कुत्ते और पैराग्लाइडर, यहाँ तक कि शार्प शूटर की भी मदद ली गई थी। इन सब का पर्पस एक ही था, अवनी को ढूंढना। ये ऑपरेशन अपने समय का सबसे लंबा और सबसे महंगा ऑपरेशन था, जिसमें टैक्स पेयर्स के करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो अवनी का एक एनकाउंटर करने की पूरी तैयारी थी। आधिकारिक बयान के मुताबिक पहले अवनी पर नशीली दवाओं वाले इंजेक्शन से हमला किया गया। उसे ट्रैंक्लाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन इंजेक्शन लगते ही टाइग्रेस और हमलावर हो गई और वो गश्त करने वाले टीम पर ही कूद पड़ी। ऐसे में गाड़ी पर बैठे असगर अली ने सेल्फ डिफेंस में आकर अपनी बंदूक तानी और गोली चला दी, और अवनी ने वही अपना दम तोड़ दिया। हालांकि ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि अवनी को बेहोश करने की कोशिश कभी की ही नहीं गई और उसके खून के प्यासे दरिंदे ने रात के अंधेरे में जानबूझकर उसे गोली मार दी। उन्हें ये रोज रोज का किस्सा वही खत्म करना था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्रोटोकॉल के तहत कोई शिकारी सनसेट के बाद और सनराइज से पहले जानवरों का शिकार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस मामले में नियमों की जानबूझकर अनदेखी की गई। यह इंसान और जानवर के बीच का संघर्ष बहुत ही पुराना संघर्ष है, जिसमें इंसान मासूम लगते हैं जबकि जानवर बहुत क्रूर और पत्थर दिल नजर आते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, Until the lion learn to write, every story will glorify the hunter.
यानी जब तक शेर खुद लिखना नहीं सीख लेता, शिकार की हर कहानी शिकार का ही गाथा सुनाएगी। अवनी की हत्या पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ये बताने के लिए अवनी जिंदा नहीं है कि उसका पक्ष क्या था, और जिंदा होती भी तो उसका पक्ष जानने की कोई कोशिश नहीं करता, ना ही वो बता पाती। आपको क्या लगता है, इस केस में क्या सच में ही शिकारी बहुत बहादुर था, या फिर इस बाघिन की किस्मत बहुत खराब थी? सवाल यह है कि छिपकर घात लगाकर, मॉडर्न हथियार के साथ, बंदूक के साथ खुद को सुरक्षित करने के बाद किसी बेजुबान पर गोली चलाकर उसकी जान ले लेना आखिर बहादुरी कैसे कही जा सकती है? क्या आप जानते हैं कि पिछले 40 सालों में दुनिया के 60% जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं, और ये सब कुछ इंसानों की वजह से हुआ है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान ने दूसरे जीवों को मार डाला और उसे प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जानवर मर रहे हैं तो मरे, इसमें उनका क्या जाता है। लेकिन ये सच है कि इसका असर आपकी जिंदगी पर भी जरूर पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें इसका एहसास जरूर होगा। प्रकृति में हर जीव की अपनी भूमिका है। अगर कोई जीव विलुप्त होता है तो इसकी वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता ही है, और यह आपके जीवन के संतुलन को भी बिगाड़ देगा। प्रकृति की तराजू में एक तरफ इंसान है तो दूसरी तरफ जानवर। इनमें से किसी एक का पक्ष अगर भारी हो जाता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। नवाब शफत अली खान एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए शिकार करना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेने जैसा है। बचपन से ही इन्हें शिकार करने का शौक रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा शौक है, शिकार करना किसका शौक हो सकता है? दरअसल इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां इनके दादा परदादा शिकारी ही थे। इनके घर खाने की मेज पर बातें अक्सर शिकार के किस्सों की ही होती थी। जिस जमाने में इनके दादा नवाब सुल्तान अली खान बहादुर शिकार किया करते थे, तब शिकार करना लीगल हुआ करता था। यहाँ तक कि वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइल्ड लाइफ एडवाइजर भी थे। शफत अली एक ऐसे परिवार में बड़े हुए जहां बंदूकों से बचपन से ही इनका सामना होता रहा। ऐसे में इनका एक पेशेवर शिकारी बनना तो तय था। आज भारत में ये जाने माने और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में घिरे रहने वाले शिकारी है। मगर अवनी के केस में इनका क्या लेना देना? आखिर बार बार इस केस में इनका नाम सामने क्यों आ रहा था? दरअसल इस केस में राज्य सरकार ने प्राइवेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजर को मदद के लिए बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद इनके अनुभव से अवनी को आसानी से ट्रैंक्विलाइज किया जा सकता है। मगर शफत अली ने तो आते ही कह दिया कि अवनी एक मैन ईटर है और इसे काबू में नहीं किया जा सकता। अवनी को मारने के सिवा हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इस प्रॉब्लम का सलूशन अवनी की मौत ही है। इस पर कई लोग इनके पक्ष में थे तो कई इस पर नाराजगी जता रहे थे। इनके इस केस में इन्वॉल्व होने से कई लोग काफी खुश थे तो कई लोग को इनके केस को हैंडल करने का अप्रोच बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। शफत अली हमेशा से ही अपने काम करने के तरीके को लेकर विवाद और चर्चा में बने रहे हैं। कई एनजीओ का कहना है कि शफत अली को जानवरों पर गोलियां चलाकर खुशी मिलती है। आखिर इस केस में भी तो बिना पूरी तफ्तीश किए शफत अली ने आते ही साफ कह दिया था कि अवनी को जिंदा पकड़ा नहीं जा सकता, उसे मारना ही होगा। ये सुनकर उस प्रोजेक्ट से जुड़े कई लोग सख्ते में आ गए और प्रोजेक्ट छोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शफत अली को पहले भी इस केस के लिए चुना गया था, मगर उनके विवादित बयानों के कारण उस प्लान को वही ड्रॉप कर दिया गया। मगर इस बार पानी सर से ऊपर जा चुका था। किसी भी हालत में अवनी को यवतमाल से दूर भेजना ही था। ऐसे में राज्य सरकार ने शफत अली की मदद लेना ही सही समझा और उन्हें यवतमाल बुला लिया। इस ऑपरेशन में उनका साथ देने असगर अली उनके बेटे भी आए थे। अवनी को ट्रैक करने का पूरा ऑपरेशन जोरों पर था। सबको अपना अपना काम सौंप दिया गया था और तभी शफत अली अर्जेंटली बिहार एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। तुरंत ही शफत अली बिहार के लिए रवाना हो गए थे। उनके जाने से कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल सदमे में आ गए। उन्हें आगे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था और तब पिक्चर में आए असगर अली, शफत अली के बेटे, जिन्होंने आगे आकर पूरे ऑपरेशन को अपने अंडर में ले लिया। असगर अली भी अपने पिता की तरह एक शार्प शूटर है और शिकारियों के खानदान में बिलोंग करते हैं। हरकत में आने में ज्यादा समय नहीं लिया असगर अली ने
हर जगह कैमरा ट्रैप बिछाया, उनके आसपास टाइगर का यूरिन भी छिड़का जिसने अवनी को ट्रैक करना आसान हो जाता। असगर अली को पता था कि ऐसा करना इल्लीगल है, कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, मगर इस केस में अवनी को पकड़ने के आगे भी सभी नियम और कानून दांव पर लगा दिए थे। एक रोज रात के अंधेरे में गश्त लगाते हुए असगर अली और उनकी टीम ने अवनी को अपने ठीक सामने पाया। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी पूरी टीम ओपन जीप में थी। असगर अली के अकॉर्डिंग टीम ने अवनी पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से वार किया ताकि वो बेहोश हो जाए, मगर उल्टा बाघिन ने जीप की तरफ मुड़कर उनकी टीम पर ही हमला करना चाहा और तब खुद को और अपनी टीम को सुरक्षित करने के लिए असगर अली ने अपनी बंदूक तान कर अवनी को गोली मार दी। कई लोगों का कहना है कि अवनी पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से फायर किया ही नहीं गया, उसे सीधे गोली मार दी गई। अब सच क्या था ये तो जांच का विषय था। तब तक के लिए अवनी लोगों के बीच एक बहस का मुद्दा बनकर रह गई। एक एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए और कहा कि अवनी मैन ईटर नहीं थी, बल्कि एक ट्रॉफी पाने की होड़ में उसे मार डाला गया। जाहिर है अवनी की मौत ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी करके रख दी, जिस पर एक्सपर्ट्स अपनी राय रखते नजर आए। रात भर की मस्त नींद के बाद बिस्तर पर अंगड़ाइयां लेते हुए शर्मा जी अपनी बीवी से बोले, अरे भाग्यवान, जरा चाय लाना। इधर इनके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उनकी बीवी ने उनके हाथ में चाय की प्याली थमा दी। चाय की चुस्कियां लेते हुए शर्मा जी के हाथ में जैसे ही सुबह का अखबार आया तो हेडलाइन पढ़ते हुए शर्मा जी अपनी बीवी से बोले, अच्छा ही तो हुआ, अवनी से लोगों को छुटकारा मिल गया। पता नहीं अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के चक्कर में क्यों लगे हुए हैं ये कुछ लोग। अरे भैया, इतनी बड़ी आफत से जान छूटी ये बहुत नहीं है, बाल की खाल निकालने में लगे हैं ये लोग। इतना सुनते ही उनकी बीवी बोल पड़ी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच ही तो सामने आएगा। अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरना किस बात का, आ जाने दो रिपोर्ट्स, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो बात हुई शर्मा जी के घर की, मगर अवनी की मौत के बाद लगभग सभी घरों में सुबह कुछ ऐसी ही हो रही थी। घर का कोई सदस्य अवनी के फेवर में बात कर रहा था तो कोई अगेंस्ट। ऐसा लग रहा था मानो कोई डिबेट कंपटीशन चल रहा हो और जो जीत गया उसे इनाम में लड्डू पेड़े मिलने वाले हैं। वैसे स्टेज पर आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि आखिर कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिसे लेकर लोग इतनी बहस कर रहे थे। टीवी चैनलों पर बार बार कुछ बातें गूंज रही थी, चिल्ला चिल्ला कर कुछ विशेषज्ञ ये बातें दोहरा रहे थे, जैसे सनसेट के बाद और सनराइज के पहले किसी भी जानवर का शिकार करना कानूनन जुर्म है। फिर अवनी का एनकाउंटर रात के अंधेरे में क्यों किया गया? बात भी सही थी, जब इतने सारे कैमरा ट्रैप लगाए गए थे तो सुबह का इंतजार किया जा सकता था। इस पर शफत अली का तर्क था कि टाइग्रेस रात के अंधेरे में ही हरकत में आते हैं, दिन में उन्हें देख पाना बहुत ही रेयर है। यही नहीं, बातें तो ऐसे भी निकल कर आई कि जो ट्रैंक्विलाइजर डार्ट अवनी के शरीर में पाया गया वो 3 दिन पुराना था, जबकि ट्रैंक्विलाइजर डार्ट फायर करने के कुछ घंटों बाद ही बेअसर हो जाता है। और इस केस में 3 दिन पुराना ट्रैंक्विलाइजर डार्ट यूज किया गया, जिसका यूज करना न करना एक ही बराबर था। जांच में यह भी पाया गया कि डार्ट को अवनी की मौत के बाद उसकी बॉडी में प्लेस किया गया, क्योंकि डार्ट के आसपास बॉडी में कोई स्वेलिंग नहीं थी। शिकारी ने सोचा होगा कि आखिर सबको ऐसा लगना तो चाहिए कि अवनी को बेहोश करने की कोशिश की गई थी। अवनी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके पेट और इंटेस्टाइन में फ्लूइड और पानी भरा था, जिसका मतलब था कि उसने पिछले 3-4 दिनों से न किसी का शिकार किया था न कुछ खाया था। यहाँ एक और बात निकल कर आ रही थी जो पिछले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं। अवनी को ट्रैक करने के लिए किसी टाइगर के यूरिन का इस्तेमाल करना, साथ ही अवनी को ट्रैक करने निकली हुई टीम में कोई भी वेटनरी डॉक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया था। ना ही टीम के पास कोई जाल था जिससे अवनी को पकड़ने के बाद लेकर जा सके, जिससे साफ जाहिर होता है कि टीम के पास अवनी को जिंदा पकड़ने का कोई प्लान ही नहीं था। वो तो सीधा इनकाउंटर करने ही निकले थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी थी कि जब अवनी ने टीम पर सामने से हमला किया तो सेल्फ डिफेंस में गोली भी सामने से ही लगनी चाहिए, मगर अवनी को तो मुंह के दूसरी ओर गोली लगी है। ऐसे में जो सेल्फ डिफेंस में गोली मारने वाली कहानी हमें सुनाई गई वो अधब की सी मालूम पड़ती है।
एनटीसीए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टीम में 3 डॉक्टर्स या फिर बियोलॉजिस्ट होने चाहिए। एक डार्ट फायर करने के लिए, दूसरा उस सिचुएशन को केयरफुली संभालने के लिए और तीसरा जरूरी पैरामीटर्स मॉनिटर करने के लिए। जिस एंगल से गोली मारी गई वो एक क्लासिक हंटर्स एंगल है, जिसका मतलब है गोली जल्दबाजी में या सेल्फ डिफेंस में नहीं मारी गई। पूरी प्लानिंग और फोकस्ड माइंड के साथ इस शूट को एग्जीक्यूट किया गया है। जब इतने सारे फैक्टर्स जांच में पाए गए तो कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी। क्या इतने सारे सवालों के कटघरे में खड़े लोगों ने आगे आकर सफाई दी? क्या इस केस का कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सामने आ पाया? हम सभी के घरों में पेट्स होते हैं, यानी पालतू जानवर। उनके साथ रहते रहते वो भी फैमिली का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। हमें उनके इशारे समझने लगते हैं, उन्हें कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, सब समझ आ जाता है। अगर उन्हें जरा सी भी चोट लगती है तो कितना दुख होता है ना। फिर अवनी की मौत पर लोग पटाखे क्यों फोड़ रहे थे? आखिर वो भी तो 2 बच्चों की माँ थी। उसके लिए बुरा ना लगना अलग बात थी, मगर उसकी मौत का जश्न मनाना, ये कहा कि इंसानियत थी। यवतमाल के लखन यादव जी सुबह सवेरे बाजार से घी, बेसन और शक्कर खरीद लाए। अवनी की मौत की खुशी उनके दिल में कुछ ऐसी थी कि मोतीचूर के लड्डू बनाकर पूरे गांव में बंटवाए। मंदिरों में नारियल फोड़ने के लिए लोगों का ऐसा तांता लगा रहा कि नारियल के दाम रातों रात बढ़ गए। लोगों की खुशी का ठिकाना न था। सच धज कर लोग एक दूसरे के घरों में ऐसे जाते नजर आए जैसे होली या दिवाली का त्योहार हो। यही नहीं, लोग तो टीवी न्यूज में भी इंटरव्यू देने के लिए अपने घरों से खुद चलकर आगे आए। सभी फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब इनके लाइफ में और कोई परेशानी ही नहीं है, जैसे सारी फसाद की जड़ तो अवनी ही थी। मगर आपको ऐसा नहीं लगा कि अवनी को मारने के दौरान जो कहानी हमें सुनाई गई उसमें 100% क्लैरिटी नहीं थी? बहुत सारे सवालों के जवाब दिए ही नहीं गए। आखिर क्यों हो रहा था रात के अंधेरे में कब्जा करने का मिशन? राज्य के शार्प शूटर के ऊपर एक प्राइवेट शिकारी को क्यों बुलाया गया? इस डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते थे? लेकिन इन सभी अनसर्टेनिटी के बीच एक फैक्ट तो क्रिस्टल क्लियर था। अवनी की किस्मत इस घटना से पहले भी मारे गए दूसरे जानवरों की तरह ही उसी मोमेंट में सील कर दी गई थी, जब वो पहली बार इंसानों के कांटेक्ट में आई थी और ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनी थी। यूं तो बाघ हमारा नेशनल एनिमल है, फिर भी हमने बार बार लगातार उनके एरिया में एनक्रोचमेंट किया है। कभी हमारे पालतू जानवरों के लिए, कभी उनके लिए जगह बनाने के लिए, तो कभी अपनी किसी दूसरी जरूरत पूरी करने के लिए। लोगों ने टाइगर के नेचुरल फूड चेन के साइकिल को खराब कर दिया है। वेल, थैंक्स टू अस, जिन्होंने इतनी बातें सुनकर भी इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। लोग आसानी से कहकर निकल गए कि इंसान और बाघ एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मगर सच तो ये है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बाघ और इंसान हमेशा से साथ एग्जिस्ट करते आए हैं। इवन हमारे कल्चर में भी जानवरों का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक अधमरे बाघ की साइड अगर देखा जाए, उसकी लाइफ कंप्लीट होने से पहले ही उसे मार दिया गया। लोग इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नेचर पर एक और विक्ट्री हासिल कर ली है। गौर से देखा जाए तो ये इमेज काफी परेशान करने वाली है। अवनी को भी कुछ इसी तरह प्रेजेंट किया गया था, जिसमें असगर अली खान उसके शव के पास खड़े शाही दिखने की कोशिश कर रहे थे। अगर सही मायने में देखा जाए तो वे शाही नहीं, इविल नजर आ रहे थे उस तस्वीर में। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक्सटिंक्ट होते जानवरों का शिकार करने में कोई ग्लोरी हासिल नहीं होती, भले ही वे मैन ईटर ही क्यों ना हो। बल्कि खोई हुई हर एक लाइफ हमारे कंजर्वेटिव एफर्ट्स के लिए फेलियर का साइन है। ये दिखा रही है कि हम इतनी कोशिश करने के बाद भी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। आज भी एक टाइगर भले ही फूड चेन में सबसे ऊपर हो, मगर उसके पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है ह्यूमन मेड डिस्ट्रक्शन के खिलाफ। किसी स्टेट ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया तो कहीं लोगों ने झुंड बनाकर पीट दिया। कोई इलेक्ट्रिक तारों में फंसे तो कहीं जहर मिला हुआ मांस। हम इंसान इस हद तक गिर चुके हैं कि ये सब ही हथकंडे अपनाना हमारे लिए आम बात है। क्या क्रिएटिविटी है ना लोगों में।
एक तरफ तो लोग बच्चों को सिखाते हैं कि किसी भी निहत्थे की जान नहीं लेनी चाहिए और दूसरी तरफ एक बेजुबान जानवर की मौत का जश्न मनाते हैं। मगर वो एक कहावत है ना, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहां एक तबका अवनी की मौत का गवाह बनकर जश्न में शरीक था, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस खबर से बहुत आहत हुए। बहुत से एनजीओ और कई एनिमल एक्टिविस्ट सामने आए और अपना आक्रोश जताए। क्या इन एक्टिविस्ट के आक्रोश से समाज में कोई बदलाव आया? क्या लोगों को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई? दिन अभी चढ़ना शुरू हुआ था। रात की सुस्ती सभी के ऊपर से गई नहीं थी। दिल्ली का ये पॉश इलाका भी ऊँघ रहा था। 15वें फ्लोर पर बने इस 4 BH के महीन रेशमी पर्दों से धूप छन कर भीतर आ रही थी। इस बीच बस 2 तरह की आवाजें कमरे में गूंज रही थी। एक तो पंखे की खटर खटर और दूसरी राजीव के लैपटॉप के टाइपिंग की टिप टिप टिप। बहुत बेचैन था राजीव और सुबह से ही लैपटॉप पर कुछ लिखे जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। कई दिनों से ठीक से सोया जो नहीं था राजीव। बचपन से ही एक एनिमल लवर होने के कारण राह चलते उसे जो भी जानवर मिलता उससे वो दोस्ती कर लेता। दिन भर के ऑफिस की थकान के बाद रात के समय राजीव अपने गली के सभी जानवरों को खाना और पानी देने निकलता था। बहुत ख्याल रखता था राजीव अपने आसपास के जानवरों का। अगर उन्हें कोई बीमारी लग जाती तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना भी राजीव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था। तो कुछ ऐसी थी राजीव की पर्सनालिटी। पेशे से वैसे वकील था राजीव। कल रात टीवी पर आई न्यूज देखकर कैसे उसका दिल न दहलता। एक बाघिन को रात के अंधेरे में गोली मार दी गई। इस घटना का काफी गहरा असर हुआ राजीव पर। रात भर चुपचाप बैठा। सुबह उठते ही लैपटॉप पर लगातार पिटीशन ड्राफ्ट करने में लगा था। जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। आखिर हम अपने फायदे के लिए एक जानवर को कैसे मार सकते हैं? इंसान इतना कठोर कैसे हो सकता है? ये सवाल राजीव का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। राजीव कितनी भी कोशिश कर रहा था मगर वो अपने काम पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे पिटीशन ड्राफ्ट करने के बाद उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और अपने जैसे और एनिमल लवर्स को इकट्ठा किया। राजीव का एक ग्रुप था जिसमें देश भर से एनिमल लवर्स जुड़े हुए थे। राजीव के पोस्ट के बाद सबने पोस्ट डाले और देखते ही देखते नए नए लोग इस टॉपिक पर जुड़ते चले गए। सबने मिलकर अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट में एंडेंजर्ड स्पीशीज के खिलाफ हो रही क्रूएल्टी पर डिस्कशन हुआ। अवनी की केस में हुई बातों की अनदेखी पर डिस्कशन हुए और भारी नंबर्स में लोग अवनी के सपोर्ट में नजर आए। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लोगों ने कई बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए। ऐसा लग रहा था जैसे एक जंग से छिड़ गई थी, स्टेट वर्सेस अवनी। लोगों ने इस केस में नियमों को लेकर हुई अनदेखी को जमकर क्रिटिसाइज किया। बहुत से एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट, टाइगर कंजर्वेशनिस्ट और पॉलिटिशियंस ने अवनी को मारने के प्रोसेस को इलीगल बताया और इसे ट्रॉफी किलिंग का नाम दिया। एक एक्टिविस्ट संगीता डोंगरे ने इस केस में 2 क्लेम किए। पहला कि अवनी मैन ईटर नहीं थी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पेट में कुछ भी नहीं मिला, और दूसरा अवनी की मौत के बाद शूटर असगर अली ने गांव वालों का दिया एक सिल्वर टाइग्रेस एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट किया, जबकि गोली मारने वाले को इनाम देना नियमों के खिलाफ है, जिससे ये एक एक्ट ऑफ ट्रॉफी किलिंग साबित होती है। देश के अलग अलग एरियाज में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए। सिलीगुड़ी में कैंडल मार्च और नारेबाजी देखी गई। सबका कहना था कि इस केस में लापरवाही की गई, जिससे एन मोमेंट पे इतना प्रेशर क्रिएट हुआ। अगर इस सिचुएशन को वक्त रहते संभाल लिया जाता तो अवनी जिंदा होती। प्रोटेस्ट में लोग काले झंडे लहराते नजर आए। इस प्रोटेस्ट में ऐसी भी बातें सामने आई कि जो एविडेंस NTCA के आगे सबमिट किए थे, उनके अकॉर्डिंग वो एविडेंस सफिशिएंट नहीं थे अवनी को मैन ईटर डिक्लेयर करने के लिए। अवनी को जो भी इल्जाम लगे थे वो सब सस्पिशन के घेरे में थे। सिर्फ शक के बिना पर ही अवनी का इनकाउंटर कर दिया गया। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि कोई भी जानवर क्रूएल नहीं होता। उसके आसपास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, उसे छेड़ा गया होगा, उसे परेशान किया होगा, तभी कोई जानवर आक्रामक होता है। ऐसे में हमें उन फैक्टर्स को ढूंढना, उन्हें एलिमिनेट करने की जरूरत है।
कुछ एक्टिविस्ट का कहना था कि पंखरवाड़ा की जो जमीन है वो सीमेंट कंपनीज के लिए एक फेवरेबल ग्राउंड है, इसलिए वो चाहते हैं कि उस एरिया पर कब्जा कर लिया जाए। वहाँ कोई जंगल ना हो, वहाँ कोई जानवर ना हो, ताकि वो जमीन के टुकड़े पर आसानी से सीमेंट फैक्ट्री डाल सके। अवनी शायद इसी पॉलिटिक्स का शिकार हुई। एक एक्टिविस्ट विजय मोहनानी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जिसमें आनंद शिवा, एक एक्टिविस्ट, ने कहा, टाइगर्स और उनके बच्चों की प्रेजेंस का मतलब है जंगल में कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि हम बड़ी संख्या में आगे आकर अपने फॉरेस्ट, अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। एक एक्टिविस्ट ने कहा, रात के अंधेरे में एक टाइगर के जेंडर का पता लगाना तो इम्पॉसिबल है। फिर शूटर को ये कैसे पता लग गया कि जिसे गोली मारी गई वो एक मैन ईटर थी? मीत अशर, जो कि एक पेटा इंडिया के रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर है, एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अवनी की हत्या इलीगली बस एक शिकार की प्यास बुझाने के लिए की गई। कितना खूबसूरत दिन था वो, जब अवनी ने इस दुनिया में दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम दो बच्चों को जन्म दिया। उन्हें देखकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन अवनी ने अपनी माँ को बहुत याद किया और खूब रोई। कभी अवनी भी इतनी छोटी सी थी, माँ की गोद में खेलती हुई। तब लाइफ कितनी आसान लगती थी। बैठे बिठाए माँ खाना लेकर देती थी और अवनी का काम था बस खेलना। आसपास की कोई टेंशन नहीं थी। सभी बातें याद आ रही थी अवनी को। आज उसकी आंखों में वही चमक थी, वही खुशी साफ झलक रही थी जो माँ की आंखों में अवनी को देखकर होती थी। अपने बच्चों को सीने से लगाकर उनसे लिपट गई अवनी। आज अवनी को जीने की एक नई वजह मिल गई थी। जितनी खुशी दो नए मेहमानों के आने की थी, अवनी की मुश्किलें भी अब उतनी ही बढ़ गई थी। पहले तो उसे बस अपने खाने का इंतजाम करना होता था, मगर अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। आखिर दो बच्चों की जिम्मेदारी कोई हंसी खेल तो नहीं होता। बस फिर क्या था, अब अवनी पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। शायद यही वजह थी कि अवनी को बार बार दिन के उजाले में देखा जाने लगा था। अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने अवनी बार बार खेतों में जाती, क्योंकि इतने छोटे बच्चे मांस नहीं खा सकते थे। इसलिए अवनी को अक्सर गन्ने के खेत के करीब स्पॉट किया जाता था। अवनी जब भी शिकार पर निकलती उसे तुरंत वापस भी लौटना पड़ता था, क्योंकि उसे ये डर सताता रहता था कि कहीं जंगली कुत्ते आकर बच्चों को खा ना ले। जब अवनी छोटी सी थी तब कुछ जंगली कुत्ते दूर से उस पर भौंक रहे थे। उस दिन माँ ने सही समय पर आकर अवनी को बचा लिया। उस दिन माँ अगर सही समय पर नहीं आती तो अवनी की स्टोरी का दी एंड तभी हो जाता। और आज आप शायद अवनी की ये स्टोरी भी ना सुन पाते। वैसे ये पिक्चर अवनी के दिमाग में कैद थी, इसलिए अवनी अपना ज्यादातर समय बच्चों के साथ बिताती। उनके साथ खेलना कूदना, उन्हें प्यार करना और यहाँ वहाँ अकेले जाने से रोकना, ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। बच्चों के साथ हर एक दिन अवनी को अपना बचपन याद दिला रहा था। ठीक इसी तरह माँ ने भी तो अवनी का खूब ख्याल रखा था। इन दिनों अवनी जितनी खुश थी उतनी ही परेशान भी थी। आए दिन उस पर हमले होते जा रहे थे। उसे डर था कि कहीं कोई उसे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए इन दिनों अवनी थोड़ी आक्रामक महसूस कर रही थी। बहुत दबाव सा बनता जा रहा था उस पर। एक तरफ हमलों से बचना, दूसरी तरफ जंगली कुत्तों से बच्चों को बचाना और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम भी करना। लाइफ काफी डिफिकल्ट हो गई थी अवनी की। 2 नवंबर 2018 की रात भी तो अवनी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने ही निकली थी, जब उसे गोलियों से भून दिया गया। अवनी से अलग होकर कई दिनों तक बच्चे उसी जगह इंतजार करते रहे कि शायद माँ वापस आ जाएगी, जहां वे अवनी से आखिरी बार मिले थे। बच्चे बार बार उसी जगह जाकर आंखें टटोलते, इसी उम्मीद में कि माँ खाना लाएगी, मगर उन्हें कहाँ पता था कि माँ अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। जा चुकी थी वो हमेशा के लिए। बच्चे भूख से बहुत रोए, बहुत आवाज दी माँ को, लेकिन वक्त के आगे किसकी चलती है। हालात से समझौता कर ही लिया बच्चों ने। समय बीत रहा था। वक्त के साथ साथ दोनों बच्चे अपने आप ही शिकार के गुर सीख रहे थे। वो कहते हैं ना, पापी पेट सब करवा देता है। उन्होंने माँ को दूर से शिकार को पकड़ते देखा तो था, मगर बाकी टाइगर की तरह प्रैक्टिस नहीं हुई थी। फिर भी कोशिश की उन्होंने। शुरू में समझ नहीं आया उन्हें और शिकार उनके चंगुल से छूट कर निकल गया।
मगर धीरे धीरे कोशिश करते हुए जल्द ही कामयाब भी हुए। अब काफी अच्छा शिकार करना सीख गए थे दोनों बच्चे। खेलते कूदते आपस में मिल बांट कर खाते पीते दोनों कब बड़े हो गए किसी को पता ही नहीं चला। हर एक टाइगर की तरह ही इनके अंदर भी अब अकेले रहने की इच्छा जगने लगी थी। ऐसे में निकल गए दोनों अपनी अपनी टेरिटरी की तलाश में। मगर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की नजर दोनों पर लगातार बनी हुई थी। उन्हें शक था कि कहीं अपनी मां के साथ उनकी जीभ पर भी इंसानों का स्वाद तो नहीं चढ़ गया। बच्चे मैन ईटर भी हो सकते हैं और नहीं भी। ये सब डिपेंड करता है कि जब अवनी ने लोगों पर अटैक किया तो बच्चे ने ये अटैक्स देखे या नहीं। अवनी ने एक मेल और एक फीमेल टाइगर को जन्म दिया था। काफी दिनों तक फॉरेस्ट ऑफिशियल्स दोनों को ट्रैप करने में लगे थे। आखिर एक दिन T1C2 यानी अवनी की फीमेल टाइगर पकड़ में आ गई। उसे एग्जामिन करके वापस जंगल में छोड़ दिया गया, जहां टेरिटोरियल बाउंड्री को लेकर एक दूसरे टाइगर से झड़प के दौरान उसकी जान चली गई। जबकि T1C1 यानी मेल टाइगर टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मूव कर चुका है। T1 यानी अवनी की मौत के बाद T2 ने भी अपनी उस टेरिटोरियल बाउंड्री को छोड़ दिया। अब T2 भी टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मूव कर चुका है। कुछ एक्टिविस्ट ने अवनी की हत्या को इल्लीगल करार दिया था। इस केस ने भी इतनी चूल पकड़ ली थी कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? अदालत ने क्या फैसला किया? क्या अवनी की मौत के बाद फैसला अवनी के हक में आया? अवनी का केस सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में चला। 4 सितंबर को पहली बार अवनी के खिलाफ शूट ऑर्डर जारी किया गया। पॉलिटिकल प्रेशर और गांव वालों का प्रेशर दोनों ही बना हुआ था। एनिमल लवर्स और एक्टिविस्ट भी लगे हुए थे अवनी को बचाने में। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब अवनी की सुनवाई नहीं हुई तो एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां यह मुद्दा एक हफ्ते खींच गया। 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी पिटिशनर्स की अर्जी खारिज कर दी, यही कहकर कि अब और लोगों की जानें खतरे में नहीं डाली जा सकती। काफी लंबी चली बहस के बाद जज साहब ने यही फैसला तो सुनाया था। शूट एट साइट कोर्ट में बैठ हर एक मेंबर के कानों में यही शब्द गूंज रहे थे। यही तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अवनी के लिए। इस मुकदमे में दोनों तरफ से कई दलीलें पेश की गई। काफी दिनों तक कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आने पर कोर्ट पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में कोई ना कोई फैसला लेना तो जरूरी ही था। और तब अवनी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फैसला सुना दिया गया। काफी लंबे समय से लोग इस केस में किसी फैसले का इंतजार कर रहे थे। घर पर सुबह की चाय हो, नाश्ते का टाइम हो, कॉलेज कैंटीन हो या समोसे कचौरी की दुकान, चर्चा का विषय तो अवनी ही थी। कुछ लोगों को अवनी से हमदर्दी हो रही थी तो कुछ लोगों को उससे छुटकारा चाहिए था। कई एक्टिविस्ट तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ खड़े थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि अपना डिसीजन रिव्यू करे। लोगों का तो ये भी कहना था कि अवनी को ट्रैंक्विलाइज करने का डिसीजन भी सही नहीं था। उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना भी अवनी के राइट्स के खिलाफ था। जंगल जंगली जानवरों का है, वहां कटाई हमने की, गलती हमारी है, उनकी नहीं। इस सजा के हकदार अवनी नहीं थी। उसे शूट एट साइट का ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए था। अवनी की मौत के बाद संगीता डोंगरे एक एक्टिविस्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक रिस्पॉन्स मांगा और कुछ सवालों के जवाब भी मांगे। उन्होंने पूछा कि आखिर किसी जानवर की हत्या करने वाले को रिवॉर्ड कैसे दिया जा सकता है। इस मामले में रिवॉर्ड देना रूल्स का क्लियर वायलेशन था। सुनीता डोंगरे की प्ली पर रिस्पॉन्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उसे प्रूफ करने को कहा कि अवनी की बॉडी में ह्यूमन रिमेन्स नहीं थे। संगीता डोंगरे ने कहा कि अवनी एक मैन ईटर नहीं थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे तय कर सकती है कि वो मैन ईटर थी या नहीं। संगीता डोंगरे ने जवाब दिया कि अगर अवनी मैन ईटर होती तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी नेल्स या इंटेस्टाइन में 6 महीने पुराने ह्यूमन रिमेन्स भी होने चाहिए थे, मगर रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम ये डिसीजन रिव्यू नहीं कर सकते। अवनी मैन ईटर थी या नहीं ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था कि अवनी शुड बी शॉट, तो डिसीजन हो चुका था। जस्टिस हैज बीन सर्व्ड।
और क्योंकि अवनी को कोर्ट ऑर्डर्स पर शूट किया गया है तो उसकी मौत पूरी तरह लीगल है। थक हार कर संगीता डोंगरे ने अपनी अपील वापस ले ली। आखिरी उपाय बचा था लोगों के पास सड़कों पर उतरना। लोगों ने वो भी ट्राई किया। सेव द टाइगर के नारे लगाते लोग सड़कों पर उतर आए। अब लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अवनी के केस में मर्सी पिटीशन के जरिए अपील की। इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर अवनी के मैन ईटर होने की आशंका इतनी बड़ी जो थी, इसी के साथ ये केस हमेशा के लिए बंद हो गया। एक तरफ लोगों की जान दांव पर है तो दूसरी तरफ एक बेजुबान जानवर। सोचिए, इस पर विचार कीजिए। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया वो सही था? लोगों की अपील खारिज करना क्या सही था? शफत अली, जिनका नाम हम सुन ही चुके हैं, इनके कारनामों से वाकिफ है हम। इस केस के दौरान उन पर कई गंभीर आरोप लगे। न सिर्फ शफत अली, मगर इस बार तो उनके बेटे असगर अली पर भी ब्लड थर्स्टी होने का आरोप लग चुका था। ऐसे में शफत अली चुप कैसे बैठ सकते थे भला? अपने ऊपर लगे सभी आरोप एक सिरे से खारिज करते आए थे शफत अली, मगर अब उन्हें भी दिख रहा था कि उनका नाम मीडिया में काफी खराब हो चुका था। अपनी इमेज सुधारना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था। ऐसे में उन्होंने एक किताब लिखी, अवनी इनसाइड द हंट ऑफ इंडियाज डेडलीस्ट मैन ईटर। इस किताब के जरिए उन्होंने एक शिकारी की नजर से इस कहानी को बयां किया। इस किताब के जरिए उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर भी चर्चा की। पूरे 23 चैप्टर लिख डाले। काफी डिटेल तरीके से उस किताब में अवनी की पूरी कहानी को एक्सप्लेन किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे अवनी के केस से पहले भी उन्हें कई एरियाज में हेल्प के लिए बुलाया गया है। एक मैन ईटर और एक आम जानवर के बीच के फर्क को बखूबी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है शफत अली ने। एक चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जिस रूप में आम जनता उन्हें जानती है या उनके बारे में जो राय रखती है वो सही नहीं है। वे ब्लड थर्स्टी नहीं है। उन्होंने कई जानवर को सक्सेसफुली ट्रैंक्विलाइज भी किया है, उन्हें एक सुरक्षित स्पेस पर पहुंचाने के लिए, ताकि वे दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। एक पूरा चैप्टर ट्रैंक्विलाइजेशन ट्रेल्स पर डेडिकेटेड है। कई चैप्टर्स में उन्होंने बताया कि मैन ईटर्स पहले कैसे होते थे और अब कैसे होते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने जिम कॉर्बेट, जो कि एक पेशेवर शिकारी है, उनका भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि एक मैन ईटर को मारना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बराबर है। इस किताब में उन्होंने द टाइग्रेस ऑफ ब्रह्मपुरी पर भी बात की है। बताया कि कैसे उसे एक बार कैप्चर करने के बाद कुछ एनिमल एक्टिविस्ट के प्रेशर में उसे रिलीज कर दिया गया और उसे दोबारा पकड़ने के लिए असगर अली को बुलाया गया। असगर अली खान ने ये एडमिट किया कि वो कोई पेशेवर लेखक तो नहीं है, मगर ये कहानी सबके सामने आनी जरूरी थी। इस कहानी में उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि टाइगर्स की प्रोटेक्टेड एरियाज में तादाद बहुत बढ़ गई है, इतनी कि वे जल्द ही अपने प्रोटेक्टेड एरियाज से निकलकर अपनी बाउंड्री क्लेम करते हुए ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज में आ जाएंगे। एक बार जब कोई टाइगर इंसानी खून का स्वाद चख लेता है, फिर उसे ट्रैंक्विलाइज कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना जरूरी हो जाता है। अगर किसी रीजन से ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो उस टाइगर को वही शूट कर देना चाहिए। मगर एक एनिमल एक्टिविस्ट का कहना था, खान साहब अपनी किताब में इस बात का जिक्र करना भूल गए कि आज 1.3 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच मात्र 3000 टाइगर से जिंदा बचे हैं। टाइगर्स की तादाद पिछले कुछ सालों में 90% गिर चुकी है। जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसमें अगर टाइगर्स अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ऐसे में इस बात का ध्यान हमें रखना होगा कि सभी टाइगर्स को इतनी मात्रा में आहार तो मिले कि भूख की बेचैनी उन्हें इंसानों के बीच ना ले आए। कुछ एनिमल एक्टिविस्ट का सुझाव था कि वन विभाग जो जंगल के पास रहने वाले चरवाहों, किसानों आदि को जागरूक करे, जिससे कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कम से कम मामले सामने आए। साथ ही उस एरिया के आसपास रहने वाले लोगों को कुछ अच्छा रोजगार मिले, जिससे कि उन्हें अपने मवेशियों को जंगल में चारा मुहैया कराने ना ले जाना पड़े। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अवनी की मौत के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे 50 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर दिया। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, एड्रेस आदि लेकर बाद में उन्हें छोड़ दिया।
अपने किताब के कुछ पन्नों में खान साहब ने बताने की कोशिश की एक प्रॉब्लमैटिक टाइगर को पकड़ना आसान नहीं है। लोगों को ये बात समझाने के लिए उन्होंने कई तर्क पेश किए, कई एग्जाम्पल्स का सहारा लिया। अवनी के केस में इन्वॉल्व होने से पहले भी शफत अली के मन में काफी डर था, इस बार भी लोग उनसे नफरत करेंगे। दरअसल पहले भी उन पर कई केसेस में टाइगर्स और दूसरे जानवर का एनकाउंटर करने के आरोप लग चुके थे। उन्हें डर था कि ये साइकिल ऑफ द हेड दोबारा शुरू हो जाएगी। अपनी किताब के अलग अलग किस्सों में बार बार इस बात की चर्चा सुनाई दे रही थी कि कुछ पावरफुल एनजीओ जिनकी बहुत सरकारी अधिकारियों तक है, उन्हें वाइल्ड लाइफ की बेसिक जानकारी तक नहीं है। हालांकि एक भी एनजीओ के नाम का जिक्र इस किताब में नहीं किया गया है। इस पूरी किताब का हर एक पन्ना शफत अली की इमेज क्लियरेंस के लिए बना है। इस किताब का मकसद ही था कि इस कहानी को एक शिकारी की नजर से देखा जाए। अपने मकसद में तो वो बखूबी कामयाब हुए। वो जो मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो उनके पाठकों तक तो पहुंच ही गया, मगर इस कहानी में लिखी बातों में कितनी सच्चाई है ये हम आप पर छोड़ देते हैं। जिस तरह ये दुनिया आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, लोगों की ताकत भी बढ़ती जा रही है, ठीक उसी लॉजिक से पशुओं की तादाद भी बढ़ रही है। ये तो एक नेचुरल प्रोसीजर है, कुदरत का नियम है। हम इंसान कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन सा इलाका हमारा है और कौन सा जानवरों का। ये हक हमें किसने दिया कि हम उनके लिए बाउंड्रीज सेट करें। ये पृथ्वी जितनी हमारी है उतनी ही उनकी भी है। आज हमारे पास दुनिया भर की सुविधाएं हैं, आधुनिक मशीनें हैं जिससे हम जंगल की जमीन पर अवैध कटाई करते जा रहे हैं। जानवरों को जंगल में रहना पसंद है। ऐसे में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का सामने आना तो तय था। एक सीख जो अवनी के केस से सीखने को मिली, जब भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो ये कॉन्फ्लिक्ट बस उस जानवर के बारे में नहीं होता, ये उस कम्युनिटी के बारे में भी होता है जिनके साथ आप काम कर रहे हो। अगर आप उस कम्युनिटी को साथ लेकर चलो, उन विलेजर्स को साथ लेकर चलो, उनका सपोर्ट लो और उनका साथ भी दो, उन्हें समझाओगे कि आगे कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए कि ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो, यही रियल सॉल्यूशन है फॉरेस्ट को कंजर्व करने का। अक्सर ऐसे क्राइसिस में लोग अपने मवेशी खो देते हैं। वे शिकारियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने लगते हैं। काला बाजार में बाघ की हड्डियां, पंजे, दांत, लिंग और फर की अच्छी खासी रकम मिलती है। लोगों की होड़ लगी रहती है इन्हें खरीदने की। कई शिकारियों का तो काम ही है इन अंगों की स्मगलिंग करना। इसलिए जब कभी ऐसा क्राइसिस की स्थिति पैदा होती है, पेशेवर शिकारी ऐसी स्थितियों का फायदा उठाने से चूकते नहीं है। वन विभाग को इस पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट समय रहते इन प्रॉब्लम्स पर विचार नहीं करती तो ये परेशानी का सबब बन सकती है। अगर इस परेशानी का हल नहीं ढूंढा गया तो लोकल रेसिडेंट अपने लिए खुद ही अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। वे अपने एरिया के सभी बाघों को जहर दे सकते हैं या वे बाघों को किसी ट्रैप में फंसाकर उन्हें पीट पीट कर मार सकते हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक प्रमुख अधिकारी जॉस लुइस के अनुसार शिकारी अपना काम आगे बनाए रखने के लिए लोगों को चुप रहने के लिए पैसे भी दे सकते हैं और उन्हें इस क्राइसिस की सिचुएशन में मुनाफा कमाने की तरकीब भी सिखा सकते हैं। ये चीजें कई बार हो चुकी है। हमारे कंजर्वेशनल एफर्ट्स की कमी के कारण ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कई एनिमल एक्टिविस्ट का कहना है कि मैन ईटर शब्द कुछ लोगों की परिकल्पना है। ये शब्द एक बस मनधड़न उपज है जिसे जानबूझकर प्रचलन में लाया गया। दरअसल ये पूरा खेल जंगल की जमीन पर कब्जा करने का है। एक एक करके सभी जानवरों को मैन ईटर डिक्लेयर करके या तो इन्हें नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज तक सीमित रखना है या फिर उन्हें गोली मारकर खत्म कर देना है। जंगल की जमीन हथियाने के पीछे कई प्राइवेट प्लेयर्स लगे हुए हैं। ये सारा खेल उसी रचना का हिस्सा है। इन बातों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन ये बातें हमें सचमुच ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच में इंसान इतना गिर चुका है। इनकी दूरदृष्टि इतनी तेज हो गई है कि आम लोग तो वहां तक सोच भी नहीं सकते।
इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में जहां कई लोगों ने अपने खेत, मवेशी, जायदाद तो कुछ ने जाने भी गंवाई, वही गुस्से में लोगों ने भी कई बार शक के बिना पर कई जानवरों को मौत के घाट भी उतार दिया। जब लोकल रेसिडेंट फ्यूल, वुड, फॉडर, टिम्बर आदि की तलाश में बार बार जंगल में जाते हैं, इससे जंगली जानवरों के नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस होती है। ये भी एक वजह है जब एनिमल्स ह्यूमन के कांटेक्ट में बार बार आते हैं। अवनी एक ऐसी बागिन थी जिसके जरिए हमें इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के प्रति और जागरूकता हासिल हुई। तभी तो भले ही अवनी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी हम यहाँ उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप सुन रहे थे अवनी द रियल टाइग्रेस की स्टोरी।